जब मेरा पति रोज़ ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते यह साड़ी मत पहनो वरना आज गज़ब हो जाएगा। तुम नहीं जानती सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूँगा और तुम छुप कर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम यह सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा ज़िद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विग लगा दी और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ रह न जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा, एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी जैसे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। माँ ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था कि और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर फ़ोन कर के बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकाश से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। इन 2 महीनों में मैंने प्रकाश से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वह मुझसे मेरी फ़ोटो मांगते लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। खैर हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और वह दिन आ गया जब मैं प्रकाश की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। शादी की रात के बारे में जो मैंने सपने देखे थे वे सब सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही प्रकाश ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर बहुत ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश करना और मेरे लिए हमेशा सज संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वे रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लाते थे। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। प्रकाश की मोहब्बत में मेरा रूप दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए। एक दिन प्रकाश ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह मायके छोड़ जाएंगे और 20 दिन के बाद वापस आकर मुझे लेने आएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था।
मैंने कहा ठीक है। प्रकाश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और ख़ुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफ़ान सा आ गया। 20 दिन के बाद प्रकाश मुझे मायके से घर तो ले गए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबियत का फ़ील होता था। अब उनका ज़्यादा समय अब ऑफ़िस में ही गुज़रता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपने बिज़नेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते कि मुझे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी कभी घर में हर ज़रूरत की चीज़ है और फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए। थोड़ा मुझे प्रकाश का इंतज़ार भी तकलीफ़ नहीं सहनी पड़ेगी, लेकिन यह सिर्फ मेरा ख़याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया था। जब मैंने घर का काम किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रकाश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता है। लेकिन प्रकाश कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे घर में भी होता ही कौन हूँ मैं हूँ और एक तुम हो। 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का यह जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज वही इंसान मुझसे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। यह सब सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रकाश ऑफिस से घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फ़िलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ये इतना खुश हैं, लेकिन मैं उनकी आदत को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। जब वह कोई बात बताने से मना कर दिया करते थे तो फिर बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाज़े पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि प्रकाश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वे अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वे अंदर आने के बजाय वह शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से यह नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वह पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें एक पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तब हम चलेंगे और तुम मुझे कॉल कर देना या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। मैंने उनसे वह बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत से और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि एक में हूबहू मैं बार बार अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुई थी कि फिर से दरवाज़े पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाज़े पर प्रकाश ही होंगे और वह मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैं जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रकाश खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूज़िक लगा दिया था। प्रकाश आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और वहाँ पर सब लोगों को हंसी खुशी मिलना है। फिर कहने लगे, अगर इंसान अपनी बातों से दूसरे को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थीं। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने
पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज़ आज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी शादी के बाद पहली बार ही देखा था जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिखा रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर्स और उनकी पत्नी इनवाइटेड थे। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया था कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रकाश ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं प्रकाश का साथ दे रही थी, क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर में ऐसा लग रहा था जैसे हमारी पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति प्रकाश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। प्रकाश ने मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। न चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया। उसकी ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। प्रकाश ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह मिस्टर खन्ना है। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकती है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर मुझे ही देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। प्रकाश ने घर में आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया था। इस खुशी में प्रकाश ने मुझसे वादा किया था कि वह जल्द ही घर में किसी नौकरानी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े अफसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रकाश खुद ही नाश्ता करके ऑफिस से बाहर निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे और वह उस समय कभी घर भी नहीं आते थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रकाश ही थे। उनका इस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई कि लड़के की उम्र 16-17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। प्रकाश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। मुझसे कहने लगे कि ये श्यामू है। बहुत ही ज़िम्मेदार और शरीफ बच्चा है। हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय में होटल में भी काम किया है। यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। प्रकाश ने उसकी तारीफ इशारा करते हुए उसका कंधा थपथपाया तो उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मुझे उसका यह अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह जब तुम सो रही थी मैं घर से नाश्ता किए बगैर चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात श्यामू से हुई। मुझसे बहुत खुशदिली से मिला और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ ले आया। यह तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारा छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना श्यामू? उन्होंने श्यामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सर हिला दिया। खैर, मैं भी सुकून से हो गई कि नौकरों की फ़ौज से जान छूटी। चाहे एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर खपाना नहीं पड़ेगा। श्यामू ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया। वह सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था।
अब मैं बहुत ज़्यादा चैन से हो गई थी। श्यामू से मुझे हमदर्दी भी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वह भी मुझे दीदी दीदी कहता, तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो श्यामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फ़िक्र होने लगी, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर उसे कोई न कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना इस तरीके से वह कभी नहीं रोता था। वह तो हमेशा हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं श्यामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद उसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन उसने वह लेने से मना कर दिया। इतने में प्रकाश का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे, आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम श्यामू से खाना बनवा लेना और ख़ुद वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्त का सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस से बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़रें उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थीं, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। खैर, मैं मजबूती और प्रकाश से कहने पर तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बजे प्रकाश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं, मिस्टर खन्ना ही थे, जिन्हें देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और प्रकाश मिस्टर खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रकाश के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया तो फ़ोन पर वह बात करते हुए वो कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए थे। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका यह अंदाज़ पसंद नहीं आया। वह इतने अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए। जब प्रकाश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक और थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और ऑफिसर भी हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ। अगर आपने यह बदतमीज़ी बंद नहीं की तो मैं भी बदतमीज़ी पर ही उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वह तो और भी मेरे करीब आने लगे। गुस्सा में से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गया। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे। वह मेरे पति को गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके वह अपने दोस्त मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई, जो तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय उनसे माफ़ी मांगो। मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, अगर इस पूरे देश में राजा भी होते तो भी मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा उन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो गंदी हरकत उन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े डिवोर्स दे दूँगा। अपने पति की यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? मैं भी ज़िद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी। उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूँ खामोश खड़ा देखकर प्रकाश उल्टी गिनती गिनने लगे। वह सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना के पैर पड़ने लगूँगी और उनसे माफ़ी मांगूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद प्रकाश ने मुझसे कहा कि अगर तुम ऐसे पेपर्स का इंतज़ार करना है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं हैरत की नज़रों से उन्हें देखने लगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रकाश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, वो भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर खन्ना वह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे और वह भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे चले गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया और इसी तरह समय घर से निकलने लगा तो प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद जब वह अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह गुस्से में कह दिया। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी? जाहिल लड़कियों की तरह हंगामा मत करो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ और ख़बरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। वैसे भी दरवाज़े पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जब तक मैं न कहूँ तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर्स को खुश कर देना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। प्रकाश एक हद तक गिर जाने वाले इंसान थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस सारे हंगामे की खबर शामू को भी हो चुकी है, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट का टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसे ही कहा था। अब जब प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं शामू के रहमो करम पर आ गई थी, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात न करे। अगले दिन प्रकाश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार शामू ने मुझे खाना दिया और मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने शामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया। वह कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की खातिर अब मेरी है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान माफ़ करे बहुत ही घटिया और गिरा हुआ इंसान है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्लें ख़त्म कर दी जाती। तो श्यामू की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा, वह मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद श्यामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक और तुम्हारा पति है फ़ोन से किसी पे बात कर रहा था कि मैं कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगी। श्यामू ने मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई कि मिस्टर खन्ना की ज़िद बन चुकी हूँ। ऐसी सोच और ख्याल से मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करे। अगले दिन श्यामू मेरे पास आया। उसकी सांस फूली हुई थी और वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी तुम अपना एक खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, श्यामू तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? वह कहने लगा कि समय आने पर यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अच्छा सा जोड़ा दे दें। मैंने उसे अपनी ही एक साड़ी निकाल कर दे दी। वह मेरे हाथ से साड़ी लेकर कमरे से बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी ज़िद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी और अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरे ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उसे कहा कि शामू यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी। उसने हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा, दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज तक उसके साथ एक और लड़का आया था जो शामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई। जूतों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा काँप रहा था और मेरे कमरे की ऊपर अंदर से लॉक होने की वजह से आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। घर में शोर मच गया। मैं
कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब मैंने अपने कमरे के पास पहुंची तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। शामू और उसका दोस्त मिलकर मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत ख़राब हो रही थी। मेरे शामू से मना किया कि लेकिन उस पर कोई जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना को जब अधमरी हालत में हो गई तो शामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी कि मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। शामू मुझे गाड़ी में बिठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे इस शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। प्रकाश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डाइवोर्स दे दी थी, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे ज़रिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वो कभी मुझे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति की एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वह मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे संतान की खुशी भी दे दी थी। वह ये सब होने के बाद प्रकाश के बॉस ने उन सबको फ्रॉड का केस करके अंदर करा दिया। सारी जायदाद हथियाली। आगे मैं इतना कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज़्ज़त नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट मेरी